हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल AGNM वीडियोस। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए लेकर के डीमन एम्परर की एपिसोड 104 के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अपना एक बैकअप चैनल भी बनाया है जिसको कि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे उस चैनल पर भी मैं काफी नई नई सीरीज लाने वाला हूं, तो जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन में जा करके चैनल के लिंक को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुक्रिया। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वाला एपिसोड 104 की स्टार्टिंग वापस वहीं पे बीस्ट किंग माउंटेन से शुरू होती है और वो लड़की जू फेंग से कहती है, मैं अपने कपड़े चेंज करना चाहती हूँ, तो तुम दूसरी ओर देखो और इस तरफ बिल्कुल मत देखना। फिर जू फेंग उससे कहता है कि तुम डीमन रफ, तुम यहाँ पर बिना कपड़ों के आकर के क्या कर रही हो और कब से बहते हुए फूल की इमारतें इतनी विचलित होने लगी। इसके बाद उस लड़की का सीन दिखाया जाता है। वो आगे बढ़ती है और लू फेंग से पूछती है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि बहते हुए फूल की इमारतों से। मैं कोई बहते हुए फूलों को नहीं जानती। जिसके बाद फिर हमें उस लड़की को दिखाया जाता है और वो भी पूरे कपड़ों के साथ। यहाँ जू फेंग उसे घूरे जा रहा होता है। फिर वो लड़की जू फेंग से पूछती है कि तुम आखिर क्या देख रहे हो, तुम जो भी देख रहे हो उसे देखना बंद करो, और अगर तुम ऐसे देखना बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। जिसके बाद जू फेंग कहता है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही देख रहा हूँ, क्योंकि अब देखने के लिए तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं रह गया है, वो सब तो मैंने पहले ही देख लिया। जिसके बाद उस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है और वो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। साथ ही वो कहती है, ये कितना एम्बेरसिंग है, मेरी पूरी बॉडी को एक स्ट्रेंजर ने देख लिया है जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। अब मैं इस पूरे वर्ल्ड को कैसे फेस करूंगी। जू फेंग उसकी बातें को सुनकर परेशान हो जाता है। साथ ही वो कहता है कि गॉड फ्रेगिन, लानत है, मैंने एक गलत लड़की को बचा लिया और इसको बचाने की वजह से मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। फिर वो लड़की जू फेंग की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उससे कहती है कि रुको, तुम्हारा ऐसे कहने का क्या मतलब है कि तुम्हें अफसोस है मुझे बचाने का। पर जू फेंग उसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो उससे कहता है कि निकलो अब यहाँ, अब मैं यहाँ पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहता। और इतना कह करके जू फेंग यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद वो लड़की अपने दांत भींचने लगती है और कहती है कि ये ऐसे कैसे जा सकता है और ये मेरे साथ इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकता है, और आखिरकार ये सिर्फ एक आदमी है। तो जू फेंग भी जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने इसकी वजह से अपना पॉइंटलेस टाइम वेस्ट कर दिया। इसके बाद वो लड़की जू फेंग को वहाँ से जाता हुआ देख करके कुछ भी नहीं कह पाती, मगर तभी वहाँ पर एक जानवर की चीखने की आवाज आती है, जिसे सुन करके जू फेंग और वो लड़की बिल्कुल सतर हो जाते हैं। आगे हमें उस बीस्ट के पैर दिखाए जाते हैं जो कि बिल्कुल खतरनाक एक गोल्डन चीते की तरह दिख रहा होता है। और उसके बाद जू फेंग उसके बारे में बताता है कि ये तो एक 4th लेवल का बीस्ट है जिसका के नाम माउंटेन क्रॉसिंग गोल्डन पैंथर है। और यहाँ पर इस बीस्ट किंग माउंटेन पर कई सारे 4th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट होंगे, और आखिर यूनाई और बाकी सारे लोग क्या कर रहे होंगे, बट ये बीस्ट मेरे आगे कुछ भी नहीं है। इतना कहते ही जू फेंग उस बीस्ट की ओर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और साथ ही वो बीस्ट भी जू फेंग के ऊपर गुर्राने लगता है। पर जू फेंग उसकी ओर और भी ज्यादा तेजी से आने लगा और साथ ही अपनी ब्लू आइज को भी एक्टिवेट कर लेता है। पर तभी अचानक वो पीछे की ओर देखता है और वो देखता है कि वो लड़की अपने हाथों से एक अजीब सी गोल्डन कलर की साउंड वेव बना रही होती है जो कि वो उस पैंथर की ओर जा रही होती हैं, और वो पैंथर उन वेव्स को सुनता है और तभी वो बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि वो किसी का एक पालती पप्पी हो। जिसके बाद वो पैंथर वहीं पे जू फेंग के सामने लेट जाता है और जू फेंग ऐसा देख करके कहता है कि ये मेरे साथ पहली बार है जो कि मैं एक ऐसा मेथड देख रहा हूँ जिससे कि बिल्कुल अलग तरीके से स्पिरिचुअल बीस्ट के साथ डील किया जा रहा है। और फिर जू फेंग उसकी ओर मुड़ता है और साथ ही उससे कहता है कि मैंने तुमसे इस तरीके के स्किल्स को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये सब भी कर सकती हो। इसके बाद वो लड़की जू फेंग से कहती है कि हे, घोड़े की तरह वहाँ पर खड़े मत हो और साथ ही मेरे स्किल्स के ऊपर कमेंट मत करो, तुम अपने आप को देखो, तुम सिर्फ एक 9th लेवल के बोन टेम्पल कल्टीवेटर हो जो कि इतना ज्यादा सिली है कि वो जानता भी नहीं कि ये 4th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट है जिसके आगे तुम बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। साथ ही तुमने इतनी जल्दी मरने की हिम्मत कैसे की। फिर जू फेंग उसकी ओर हंसता है और उससे कहता है कि मैं थोड़ा ज्यादा सिली हूँ, क्या तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें इतने खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट से उस लेक में बचाया था। और उसके बाद वो लड़की शर्माती है और जू फेंग से कहती है कि ये दोनों बात सेम कैसे हुई। पानी में तो वो स्पिरिचुअल बीस्ट 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट था। जिसके बाद वो अचानक हैरान हो जाती है और जू फेंग से पूछती है कि वेट, मुझे ये बताओ कि तुम वहाँ पर उड़ कैसे पाए, और एज अ बोन टेम्परिंग कल्टीवेटर तुमने मुझे कैसे बचाया। मैं अभी 2nd लेयर की प्रोफाउंड हेवन स्टेज पर हूँ।
बट फिर भी इतनी ज्यादा एबल नहीं कि उस मॉन्स्टर के हाथ से बचकर निकल पाऊं। जूफेंग उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और अपने मन में सोचता है कि नेचुरली मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। और फिर जूफेंग उस लड़की को बताता है कि वो सब इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे पास ये विंग्स हैं। और जूफेंग के विंग्स देखकर उस लड़की का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो लड़की जूफेंग के विंग्स देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर जूफेंग कहता है कि मैं बहुत ज्यादा तेज हूँ। फिर वो लड़की जूफेंग की बातों को मान जाती है और कहती है कि अच्छा तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि तुम्हारे पास 6th लेवल का स्पिरिचुअल बीस्ट वेपन है। जिसके बाद वो लड़की जूफेंग को कुछ देर घूरती है और फिर जूफेंग से कहती है कि जब से तुमने मुझे बचाया है। वो इतना कह ही पाती है और शांत हो जाती है। जूफेंग कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें बचाया है। उसके बाद क्या? इतना सुनने के बाद वो लड़की शर्माने लगती है और शर्माते हुए कहती है कि लेकिन तुम अब भी मेरे कर्जदार हो क्योंकि तुमने मुझे मेरे बिना कपड़ों के देखा। इतना कहते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं, यानी कि वो फिर से शर्माने लगती है। और फिर जूफेंग उससे कहता है ओ आई सी, मैं अब तुम्हें पूरे तरीके से समझ गया कि तुम क्या चाहती हो। उसके बाद जूफेंग अपने कपड़े उतारने लगता है और उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा नहीं हूँ कि किसी का कर्ज ना उतार पाऊँ। इसके बाद जूफेंग को अपने कपड़े उतारते हुए देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि पागल लड़के तुम ये क्या कर रही हो। फिर जूफेंग अपने सारे कपड़े उतार देता है और उससे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि मैंने तुम्हारे फ्लाइट का एडवांटेज लिया है, तो इसलिए मैं वो फेवर तुम्हें रिटर्न कर रहा हूँ। इससे हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। पहले मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा, अब तुम मुझे बिना कपड़ों के देख लो। और कहता है हे आराम से लेडी, मैं इसके बदले में तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगा। और जूफेंग को ऐसा करते हुए देख करके पीछे की ओर मुड़ जाती है और बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहती है स्टूपिड, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। फिर जूफेंग उससे कहता है तुम्हारा क्या मतलब, क्या तुम्हें और भी ज्यादा चाहिए? और कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हें ना सिर्फ इसे देखने दूंगा बल्कि अब तुम इसे फील भी कर सकती हो। तो आगे बढ़ो और जितना तुम चाहो उतना मुझे फील करो। इतना कह करके जूफेंग हंसने लगता है और वो लड़की और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, साथ ही कांपने लगती है। और फिर जूफेंग उससे कहता है कि तुम दिक्कत मत लो, तुम जो चाहो वो मेरे साथ कर सकती हो, इसके बारे में मैं तुमसे बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करूंगा। इसके बाद वो लड़की जूफेंग की ओर शर्माते हुए मुड़ती है और उससे कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम सिर्फ मेरी शेपिंग स्प्रिंग पाने में मदद करो, जिससे कि हमारा हिसाब पूरा हो जाएगा, ना कि ये चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी बॉडी को देखूं। तो जूफेंग उसकी बातें सुनकर थोड़ा सीरियस हो जाता है और उससे कहता है कि शेपिंग स्प्रिंग तो एक अंडरग्राउंड रिवर है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स से फ्लो कर रही है और उसकी कोर से कॉन्स्टेंटली बहुत ज्यादा हीट निकलती है जो कि अर्थ एसेंस की फॉर्म में बन जाती है और वो तो बिल्कुल प्राइसलेस है, उसकी तो कोई कीमत भी नहीं लगा सकता, जैसे कि डायमंड सैंड। शेपिंग स्प्रिंग भी उसी की तरह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है और अगर ऐसा नहीं है तो उसकी सिर्फ एक ड्रॉप से ही एक स्पिरिचुअल वेपन बनाया जा सकता है जो कि एक सीक्रेट वेपन होगा और उसका साइज भी अपने मुताबिक चेंज हो सकता है। वो एक बहुत बड़े हैमर की तरह भी बन सकता है जो कि थाउजेंड्स ऑफ पाउंड का होगा और साथ ही इतना छोटा हो सकता है जितना कि एक छोटी सी निडल होती है। इसके अलावा उसके अंदर एक और इनक्रेडिबल प्रॉपर्टी है और उस शेपिंग स्प्रिंग की प्रॉपर्टी के बारे में मेरे अलावा और कोई आदमी नहीं जानता। मैं जानता हूँ कि वो बॉडी रिफाइनिंग अरे के साथ भी मैच हो सकती है। अब मेरे पास मेरी थंडर रिंग में एक बहुत बड़ा पिलर है, साथ ही ये डील अब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसके बाद वो कहता है अगर मैंने वो शेपिंग स्प्रिंग को पा लिया तो मैं 9 स्पिरिट आर्ट को सीखने के लिए एबल हो जाऊंगा जो कि 9 शरणार्थी रिकॉर्ड्स में लिखी गई है और उसके बाद मैं फिर से अपनी वो फ्रिकिंग पावर्स को पालूंगा जो कि गुजोंग ने मुझे दिखाई थी। और इतना कह करके वो खुशी से कांपने लगा। जूफेंग को ऐसा देख करके वो लड़की कहती है क्या इस लड़के को ठंड लग गई है? इसके बाद जूफेंग उस लड़की से कहता है कि मिस कि मुझे बताएं मैं आखिर आपके लिए आगे क्या करूं। और जूफेंग की बातें सुन के वो लड़ी उसको चौंक करके देखती है। इसके बाद जूफेंग फिर से अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे ये पावर्स मिल गईं, उसके बाद तो वो दोनों फादर और सन मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। साथ ही इस पावर को मेरी कल्पनाओं में भी मैं इसके बारे में नहीं समझ सकता कि वो कितनी ज्यादा होगी। जूफेंग को ऐसे देखने के बाद वो लेडी भी अपने मन में सोचने लगती है कि आखिर ये लड़का अब मेरी बातों पे इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों ले रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई ज्यादा बड़ी परेशानी की बात नहीं है। बट
बट क्या होगा अगर इसने मेरे साथ कुछ किया। और इतना सोचने के बाद वो जूफेंग से कहती है, चलो आओ मेरे साथ और मेरी मदद करो उन सेपिंग स्प्रिंग्स को पाने में, जिसके बाद तुमने मेरे साथ जो भी किया मैं वो सब भूल जाऊंगी। और उसके बाद वो दोनों आगे जाने लगते हैं, जिसके बाद पीछे से अपनी आंखों को लाल करते हुए स्माइल पास करता है। साथ ही उस लड़की को भी पीछे कुछ एहसास होता है। वो पीछे की ओर मुड़ के जूफेंग को देखती है। फिर जूफेंग अपने किलिंग इंटेंट को बंद करके हंसते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ। जिसके बाद वो लड़की कहती है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये सब तो बस मेरी एक इमेजिनेशन है। उसके बाद जूफेंग उससे पूछता है कि मिस, अगर आप ठीक हैं तो हम आगे चल सकते हैं। और उसके बाद वो दोनों आगे की ओर बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जूफेंग की इवल ब्लैक शैडो, और वो कहता है कि एक और सिलीगल फंस गई। जिसके साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी कंप्लीट हो जाता है। और आगे जैसे इसके नए एपिसोड्स रिलीज हो, मैं उन्हें भी उसी दिन एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन उससे जरूरी बात, मैंने एक बैकअप चैनल बनाया है, उसे प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि किसी कारण अगर मैं इस वाले चैनल पर वीडियो नहीं डाल पाया तो दूसरे चैनल पे आपको सभी वीडियोस मिलने लग जाएंगी। और इसी के साथ ये वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर देना। साथ ही कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा।